ससुर का घर। शिक्षाप्रद कहानी। मोहन और रीमा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी मोहन के पिता विनय जी और दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को मोहन के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं। जब मोहन कॉलेज में था तब माँ उन्हें इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। एक कामवाली शांताबाई थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शांताबाई का दिन भर घर में रहना रीमा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब शांताबाई सुबह खाना बनाने, कपड़ा और झाड़ू पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर सारा खाना बनाती। शांताबाई की दोपहर की गैर हाजिरी में कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे विनय जी ये सोचकर कर लिया करते थे कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती थी कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर रीमा ने मोहन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। उनका मन भी लगा रहेगा, दिन में आसानी से कट जाएंगे। यहाँ पूरा दिन बोर होते रहते हैं। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मोहन ने रीमा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शांताबाई भी छुट्टियों पर थी। फिर क्या, रीमा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब मोहन होटल से खाना खा लेता और रीमा का काम ऑमलेट ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन भी नहीं थी, लेकिन घर के सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में रीमा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन मोहन रीमा को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम आते हैं। रीमा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। मोहन रीमा को अपने घर से 5 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर जाता है। एक आदमी मोहन के हाथों में एक चाबी देता है। मोहन उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाला उस छोटे से अंधेरे भरे घर के अंदर मोहन रीमा को ले जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हारा नया घर। मोहन कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को किराए में लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। मोहन का व्यवहार रीमा को समझ नहीं आया। वे चौंकते हुए कहती है, हमारे पास इतना बड़ा घर तो है, तो फिर क्यों हम किराए के घर में रहेंगे। मोहन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए, तुम आगे क्या करना है देख लो। फिर दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते रीमा के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने मोहन से कहा, माना कि यह घर बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं। मोहन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो जिम्मेदारियां भी समझ आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर
और अपनी जिम्मेदारी भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? रीमा के पास मोहन के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर गई और ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। रीमा मोहन से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहन बोला, तुम्हें पछतावा हुआ है, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटी और बहू की यह वार्तालाप विनय जी दरवाजे पे खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने दरवाज़ा खटकाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने कहा, अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? रीमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार का प्यार का कारण मुस्कान आ गई।